साल था 1934। गुलामी के दिन थे और भारत की उन्मुक्त हंसी पर गोरी सरकार का गोरा ग्रहण लगा हुआ था। बनारस भी इससे अछूता नहीं रहा। बनारस जो जीवन और मृत्यु के विपरीत छोरों पर खड़ा होकर भी जश्न मना सकता था। उस बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी में सचमुच ही उस समय भूत घुमा करते थे। यह वक्त था जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई थी। उसी बनारस में भगत सिंह की कौम का एक सरदार रहा करता था। सरदार जवान था और उसके रगों में खून के उबाल में अंग्रेज सरकार के प्रति उसकी दुश्मनी अपने चरम पर थी। एक शाम वह अपनी प्रेमिका सुंदर वेश्या के कोठे की तरफ जा रहा था कि उसने देखा कि एक अंग्रेज बहादुर ने एक बुढ़िया के साक की टोकरी उठा ली है। जब बुढ़िया ने अंग्रेज बहादुर से पैसे मांगे तो अंग्रेज बहादुर ने जमकर एक लात लगा दी उस बुढ़िया को। वह जर्जर बुढ़िया असहाय अवस्था में गिर पड़ी। सरदार से यह सब देखा नहीं गया। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए डंडे को जोर से घुमाया और दे मारा अंग्रेज बहादुर के सर पर। अंग्रेज बहादुर का सर फटा और वहीं उनके प्राण पखेरु उड़ गए। सरदार आगे न जाकर वापस अपने कमरे की तरफ मुड़ चला। और फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ जो हमें यह कहानी सुनानी पड़ रही है? वह सुंदर वेश्या कौन थी और उन दोनों बीच के में प्रेम का क्या रहस्य था और आखिर उनके प्रेम का परिणाम क्या हुआ? यह सभी प्रश्न आपको इस सुंदर कहानी में जानने के लिए मिलेंगे, तो आप इस कथा को अंत तक सुनिए और हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए। आइए इस कहानी को विस्तार पूर्वक जानते हैं। बाबा भोलेनाथ की नगरी बनारस अपनी उन्मुक्त, अपनी विद्वता, अपनी आध्यात्मिकता के साथ साथ अपनी वैश्याओं के लिए भी जानी जाती है। वास्तव में इन वैश्याओं का इतिहास बहुत ही पुराना है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में इन्हें गणिका कहा गया है और इन पर सरकार खर्च करती थी और इनकी आमदनी भी बहुत अधिक होती थी। अक्सर इन्हें जासूस भी बनाया जाता और इनमें से जो अधिक शिक्षित हो जाती थी, जो अधिक दक्ष हो जाती थी, उन्हें विषकन्या बना दिया जाता था। विषकन्या यानी कि जिसके जीभ पर जहर रहता था। इन्हीं विषकन्याओं में से एक थी तिष्य रक्षिता। और इसी काशी में एक और गणिका ऐसी हुई जिसके पिता एक बड़े व्यापारी थे। उस व्यापारी के साथ कुछ ऐसा घटित हो गया जिसके कारण उसने अपनी बेटी को गणिका बनाने का फैसला किया। उसकी बेटी इतनी सुंदर थी कि उसका मूल्य काशीराज के एक दिन की कमाई के बराबर था, इसलिए कोई भी उसका मूल्य दे ही नहीं पाता था। तब उस व्यापारी ने अपनी बेटी का मूल्य आधा कर दिया, यानी कि काशीराज के कमाई का आधा मूल्य एक दिन में उसके लिए मिलता था। और इसीलिए उस लड़की का नाम पड़ गया, उस गणिका का नाम पड़ गया अर्धकाशी। मित्रों, इसीलिए बनारस को उसके विद्वता के साथ साथ उसकी वेश्याओं के लिए भी जाना जाता रहा है। तभी तो किसी रसिक ने परेशान होकर कहा होगा कि राण, सांड, सीढ़ी, सन्यासी इनसे बचो तो सेव अवकाशी। उसी बनारस की कहानी है। यह साल था 1934 का। तब बनारस में सुंदरी वेश्या बड़ा ही प्रसिद्ध हुआ करती थी। वह जितनी सुंदर थी उतना ही सुंदर था उसका गला और उतना ही सुंदर था उसका नृत्य। उसकी महफिल कहते हैं कि इतनी शानदार होती थी कि बड़े बड़े राजाओं की महफिल भी उसके सामने उदास मालूम होती थी। सुंदरी वेश्या पूरे बनारस की जान थी। बनारस का कला पसंद करने वाला समाज अक्सर ही उसके गुण गाता था। वह इतनी सुंदर थी कि उस रसिक समाज ने उसका नाम सुंदरी वेश्या रखा था। वास्तव में कोई अन्य नाम उस पर ठीक भी नहीं लगता, लेकिन जितनी वह सुंदर थी उससे भी सुंदर था उसका नृत्य और सबसे सुंदर था उसका गला। कहते हैं कि जब वह गाती थी तो ऐसा लगता था मानो माता सरस्वती ने अपनी वीणा के तार छेड़ दिए हों। उस सुंदरी वेश्या के कोठे पर तमाम लोग आते, उनमें ही आता था वह सरदार जिसने एक ही नजर में सुंदरी वृष से प्रेम कर लिया था। सावन के दिन थे। पहले ही दिन उसे सरदार ने अपनी सिक्कों वाली पोटली सुंदरी वेश्या के कदमों में रखकर कहा था कि सुंदरी एक कजरी सुनाओ ना। वास्तव में सुंदरी वशा भी उस सरदार से प्रेम करने लगी थी, बस उसको इसके बारे में पता नहीं था। वह अपने दिल की आवाज को सुनना नहीं चाहती थी। उसे लगता था कि मैं प्रेम नहीं कर सकती हूं, मैं केवल प्रेम का व्यापार कर सकती हूं, और इसीलिए वह अपने दिल की आवाज को सुनना ही नहीं चाहती थी। जबकि उसके सजदे, उसके साथ काम करने वाले लोग उसके मन की हालत को अच्छी तरह से समझ रहे थे।
इसीलिए उस सरदार को उसकी महफिल में आने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। जब उसने सुंदरी विषया से कहा कि एक कजरी सुनाओ ना, तो सुंदरी विषय ने इठला हुए कहा, अरे सरदार जी, अभी जल्दी क्या है, अभी तो सावन चढ़ा है, मैं सुना दूंगी कजरी, आपको कल आइएगा। कल अवश्य सुनाऊंगी। सरदार ने कुछ नहीं कहा, वह मुस्कुरा कर रह गया। महफिल में बैठा रहा, अपनी प्रेमिका को देखता रहा और सुंदरी वेश्या उसकी तरफ से नजर घुमाकर अपने नृत्य को पूरा करने में लग गई। सुंदरी वेश्या के चेहरे पर मुस्कान थी और यह मुस्कान केवल और केवल सरदार की उपस्थिति से ही आती थी। सुंदरी वेश्या का नृत्य पूरा समाज देख रहा था, लेकिन सरदार उसे पी रहा था। उस दिन की महफिल समाप्त हुई और सरदार अपने घर वापस आ गया। दिन भर उसने काम किया, पैसे कमाए और फिर शाम के समय वह कोठे पर जा पहुंचा। वहां जाकर पैसों वाली थैली उसने सुंदरी वेश्या के कदमों में रखकर फिर से कहा, सुंदरी, एक कजरी सुनाओ ना। सुंदरी ने फिर से इठलाते हुए कहा, अरे सरदार जी, इतनी जल्दी क्या है, कल सुना दूंगी, कल आइएगा। वास्तव में कजरी तो एक बहाना था। सुंदरी वेश्या चाहती थी कि वह सरदार रोज उसके यहां आए। वह उसे नहीं देखती थी तो उसे चैन नहीं पड़ता था। प्रेम तो वह करती ही थी और सरदार भी बिना उसके देखे रह नहीं सकता था, इसलिए उसे भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वह रोज रोज आता और वहां पर कजरी सुनाने की मांग करता, लेकिन सुंदरी वेश्या उसे कजरी नहीं सुनाती थी। सावन अपनी गति में बीत रहा था और उसके बाद वह घटना घटी। सावन के कुछ ही दिन बचे हुए थे। सरदार रोज की तरह शाम को सुंदरी वेश्या की कोठी की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक अंग्रेज बहादुर यानी कि अंग्रेजी सरकार का एक अफसर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ एक ट्रॉम में आया और सड़क के किनारे साग बेच रही उस बुढ़िया की टोकरी को उठा लिया। बुढ़िया ने जब उससे पैसे मांगे तो उसने बुढ़िया को इतनी जोर से लात लगाई कि वह बेचारी बुढ़िया वहीं सड़क के किनारे पसर ही गई। वास्तव में ऐसा लग रहा था जैसे अंग्रेज सरकार का वह अफसर अपनी पत्नी एवं बच्चों के सामने अपने गौरव को दिखाना चाह रहा था। भारतीयों के प्रति घृणा उसके चेहरे से ही टपक रही थी। तब सरदार भगत सिंह को फांसी हुए अधिक समय नहीं हुए थे। सरदार के खून में उबाल था। वह बतला चाहता था, लेकिन उसे उचित समय या उचित मौका नहीं मिल रहा था, या यूं कहे कि उत्तेजना के वह क्षण उसके सामने प्रस्तुत नहीं हो रहे थे। जब उसने इन दृश्यों को अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देखा तो उसके खून का उबाल अपने चर्म पर पहुंच गया। अंग्रेज सरकार से उसकी दुश्मनी उस अफसर पर टूट पड़ी। उसने अपने हाथ में पड़े हुए डंडे को बहुत ही जोर से घुमाया और उस अफसर के सर पर दे मारा। सर तरबूज के भांति दो भागों में विभक्त हो गया। अंग्रेज का वह अफसर वहीं सड़क पर गिरा और खून फेंक कर मर गया। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। एक अंग्रेज सिपाही को मार देना ही बड़ी बात हुआ करती थी। यह तो ट्रॉम में आया हुआ अफसर था और अपने परिवार के साथ था। चारों तरफ भागा दौड़ी मच गई। तुरंत ही अंग्रेजी सिपाहियों का वहां पर जमावड़ा लगने लगा और वह सरदार दौड़ता हुआ अपने कमरे की तरफ वापस लौट गया। कमरे में जाकर उसने अपनी बची हुई सारी जमा पूंजी निकाली, क्योंकि वह जानता था कि उसका पकड़ा जाना तय है। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पोटली में भरी और सुंदरी वेश्या के कोठे पर जा पहुंचा। वहां जाकर उसने अपनी सारी पूंजी उस वेश्या के कदमों में रख दी और कहा कि सुंदरी, आज तो कजरी सुना ही दो मुई। सुंदरी वेश्या को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक सरदार ने उसे कभी इतने पैसे नहीं दिए थे। वेश्या ने उस पोटली को देखा और फिर सरदार से कहा कि इस मुई कजरी में ऐसा है क्या जो आप मुझे ना देखकर इस कजरी के पीछे पड़े रहते हैं? यह कजरी तो आपको मुझसे भी अधिक प्रिय मालूम होती है। तब सरदार ने भरे गले से कहा, मेरी मां कजरी सुनाती थी, वह जितनी सुंदर कजरी सुनाती थी, मैंने आज तक उसके बराबर सुंदर गले से किसी को कजरी गाते नहीं सुना है। तुम्हारा गला बड़ा सुंदर है। मैं सोचता हूं कि कहीं तुम कजरी सुना दो तो शायद मां की याद मेरे मन में ताजी हो जाए। लेकिन चलो, कोई बात नहीं। सुंदरी वेश्या को लगा कि यह भी एक सामान्य दिन है। उसने कहा, कल आइएगा, कल सावन का अंतिम दिन है, मैं कजरी अवश्य ही सुनाऊंगी। सरदार का गला भारी था। महफिल जमने की तैयारी होने वाली थी। तब एक वृद्ध सजदे ने जाकर सुंदरी वेश्या से कहा कि सुंदरी, यदि तुम कहो तो आज की महफिल उठा देता हूं। आज यदि तुम्हारा मन ना हो तो महफिल नहीं लगाई जाएगी।
यह सुनकर सुंदरी वेश्या ने दर्पण की तरफ से अपना चेहरा उस वृद्ध सजदे की तरफ घुमाया। उसकी आंखें लबालब आंसुओं से भरी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा दिन रोती हुए ही गुजरा हो। उसने वृद्ध सजदे की तरफ नजर घुमाई और कहा, काका, यह बनारस है। यहां कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़े जाते, दुख आते ही रहते हैं, और इन दुखों से घबरा करके हम कर्तव्यों से विमुख नहीं हो सकते। हमें अपना काम करना होता है। यही वह बनारस की नगरी है जहां पर राजा हरिश्चंद्र ने अपने मरे हुए बेटे के लाश को जलाने के लिए अपनी फटे हाल अवस्था में आई पत्नी से उसके वस्त्र का हिस्सा मांग लिया था। फिर तो मेरा दुख उनसे कम ही है काका। मैं अपने कर्तव्य से मुंह कैसे मोड़ सकती हूं? मेरा काम नाचना है, महफिल सजाना है, और यह महफिल आज भी सजेगी। सुंदरी वेश्या की यह बात सुनकर वह वृद्ध सजंदा अपनी उदास आंखों को लिए हुए वापस लौट गया। महफिल में रोशनी कर दी गई। रसिक समाज अपनी अपनी जगह घेरने लगा और फिर सुंदरी वेश्या आई। आज उसने अपूर्व श्रृंगार किया हुआ था। उसका चेहरा ऐसे धमक रहा था जैसे जौहर पर जाने से पहले सत्यम के चेहरे दमकते होंगे। उसने आज प्रेम में नाचने का फैसला किया था। आज वह पैसे के लिए नहीं नाच रही थी, पैसे के लिए नहीं महफिल सजा रही थी। उसका आज के लिए प्रेम ही देह था, प्रेम ही उपद्य था। उसने अपना नृत्य प्रारंभ किया। वह ऐसे से नाच रही थी जैसे उसने पहले कभी नहीं नाचा। लोग उसकी नाच को देखकर मंत्रमुग्ध थे और फिर उसने नाचना बंद कर दिया। वह गाने के लिए बैठ गई और आसमान में देखते हुए उसने भरे गले से एक ऐसी कजरी कढ़ाई जो आज भी कजरी सुनने वाले लोगों की जवान पर होगी ही होगी। यदि आपने भोजपुरी के गीतों को सुना है, यदि आपने कजरी सुना है, तो आपने निश्चित ही यह कजरी अवश्य ही सुनी होगी। यह कजरी है मिर्जापुर कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सोन कैला ब्लम। उसने अपने प्रेमी को याद करते हुए गाया कि तुम मिर्जापुर के जेल में चले गए हो। वह जेल तुम्हारे जाने से गुलजार है और यह कचौड़ी गली या बनारस की गली आज सुनसान हो गई है। तो मित्रों, यह थी बनारस की एक अद्भुत प्रेम कहानी की अधूरी दास्तां। कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। नमस्कार।